इंस्पिरेशन हूँ। मैं इंस्पिरेशन नहीं हूँ, मैं आपके लिए एक गाइड हो सकता हूँ, मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, मगर इंस्पिरेशन आप अपने लिए खुद हो। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है टीचर्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स। अगर आप फ्रेंड्स को देखते हो, अगर अपने पेरेंट्स को देखते हो और अगर अपने आप को देखते हो, आपके लिए आप खुद इंस्पिरेशन हो। इंस्पिरेशन आप अपनी सिचुएशंस को देखो, किस जगह से आप निकल रहे हो, उसको एज ए मोटिवेशन यूज करो, तब आप बनोगे सही सिविल सर्वेंट या फिर कुछ भी जो आप बनना चाहते हो। तो स्टोरी की बिगिनिंग करेंगे 12वीं से, 12th क्लास से, 11 से थोड़ा सा पीछे से, एक साल पीछे से स्टार्ट करेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं था, 11th में 10th में क्लियर हुआ तो सब्जेक्ट्स लेने थे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स। जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है वो कहाँ पे जाएगा? कॉमर्स में या मेडिकल में? मेडिकल। आवाज़ नहीं आ रही। मेडिकल। रिफ्रेशमेंट के लिए तो नहीं आए यहाँ पे? नो सर। हाँ ठीक है, मेडिकल में। तो मैं चला गया मेडिकल में। अब मेडिकल में क्या है, डॉक्टर भेड़ चाल, मैं भी घुस गया आगे, पढ़ता गया, एक साल पढ़ता गया। गाड़ी आती थी मेरे गांव से, मैं गांव से ही अप डाउन मैंने किया। तो बिगनिंग में सुबह निकलना स्कूल के लिए, स्कूल था एपीएस रत्नुचक परमंडल मोड़ के पास, जिनको पता होगा, वहाँ से पकड़नी मेटाडोर या फिर वैन ने आ जाना लेने सीधे एमएमसी। वहाँ पे जाके कुछ पहले 1 घंटा पहले पहुँच जाता था, सो जाना वहाँ पे जाके, फिर कुछ टीचर्स के लेक्चर्स होने, बीच में थोड़े से पंगे भी कर लेने, थोड़ा टीचर को भी एंटरटेन किया जाए, क्लास को भी किया जाए। तो चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। 11th भी चलती रही, खत्म हो गई 11th, परसेंटेज भी आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। मगर जब एट थोड़े टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एमबीबीएस में तो जा रहा हूँ। पहली बात तो ये थी कि मेरा एमसीक्यू पोर्शन काफ़ी वीक था, मतलब मुझे डर लगता है एमसीक्यू से, कुछ को राइटिंग पोर्शन से डर लगता है, कुछ को एमसीक्यू से डर लगता है। तो मेरा एमसीक्यू वाला पोर्शन वीक था, और जब आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हो तो आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर, आपका कॉलेज सब डिसाइड होगा। तो मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, ये करना तो है एमबीबीएस, देख तो लें एमबीबीएस में होता क्या है, क्योंकि पता था कि सिर्फ एमबीबीएस करनी है, ये नहीं पता था कि एमबीबीएस के अंदर है क्या। तो मैंने किया फ़ोन खोलना स्टार्ट। हमारी वैन लगी हुई थी, पेड़ के नीचे एक बच्चे का वेट कर रहे थे, तो भैया मेरे साथ बैठे हुए थे जो ड्राइवर भैया थे। मैंने बोला भैया चलो दिखी तो लेचे है कि एमबीबीएस से। तो खोल के जैसे स्क्रॉल करता हूँ, 5 साल की एमबीबीएस, रोंगटे थोड़े से खड़े हो गए। उसके बाद पता चला कि सिर्फ एमबीबीएस ज़रूरी नहीं है, एमडी करना भी ज़रूरी है। 3 साल की, रोंगटों का लेवल 3 सेंटीमीटर थोड़ा और ऊपर चला गया। तो फिर मैंने सोचा यार ये तेरे बस की बात नहीं है, इतना लंबा टाइम और अब 2 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ा हूँ इस चीज़ के लिए नहीं कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, ये भी एक रीज़न था। पढ़ाई से छुटकारा पाना मेजर रीज़न ये था, क्योंकि पढ़ नहीं सकता मैं। हाँ, पब्लिक सर्विस एम है, करूँगा, आगे भी करते रहूँगा। सिविल सर्विसेज होता या नहीं होता ये मैटर नहीं करता, मगर मैटर ये करता है कि पढ़ाई छोड़ने के लिए कितना एफर्ट मारना है। तो मैंने सोचा कि यार पढ़ना तो नहीं है, 8 साल और वो भी मिडिल क्लास फैमिली, 24-25 साल की उम्र में हो गए, घर वाले क्या बोलेंगे? कुड़ी दिखे लिए तैरता है, शादी ब्याह कर, ठीक है, ये चीज़ तो होगी होगी, या फिर प्रेशर डालेंगे, ब्याह बोले करना है, नौकरी तो तेरी लग रही नहीं है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी वहाँ पे। तो उस चक्कर में मैंने एमबीबीएस को छोड़ा, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी। कर भी लेता तो ड्रॉप करके होता, नहीं होता पक्का नहीं था, मगर इतना मुझे था कि मैं एमबीबीएस कर नहीं सकता था। प्लस पेशेंट को आपको फाड़ना पड़ेगा, मैं तो जिस बंदे को इंजरी हो मैं उसको तो देख भी नहीं सकता, तो वो तो रही दूर की बात। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला बोर्ड में करेंगे अच्छे से मेहनत, उसके बाद करेंगे यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी कहाँ जाके होती है? दिल्ली में। दिल्ली। तो वहाँ दिल्ली में जाएंगे, मजे से करेंगे यूपीएससी की तैयारी, फिलहाल करेंगे बोर्ड की तैयारी, बोर्ड में लेंगे नंबर लेने का सोचा, पूरे साल मेहनत की। एक्सपेक्टेशन थी कि 95, मतलब 95 से ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा था। यहाँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, यहाँ तो मेरा बचपन आ रहा जो सब में रहता ही है। तो फिर मैंने क्या किया कि ठीक है, पेपर दिए, एग्जाम दिए, एक्सपेक्टेशन थी 97 की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अप्लाई किया होगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो यहाँ पे आए होंगे उनको पता होगा कि 95 एक मेजर रहता है अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में आना है। ऊपर आओ तो ज़्यादा बेटर है। मेरा यही था कि 95 को ऊपर दे आई जाने ने, 95 के ऊपर मैं आ जाऊँगा, उसके बाद बोनस है। तो या तो बचपना था या एक्सपेक्टेशन थी या ऊपर वाले पे भरोसा था, जो अभी भी है। तो फिर जब चलता गया रिजल्ट आया, रिजल्ट में पता चला 94.8 नंबर है। मतलब झटका लगा मुझे, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की थी मेरे ज़्यादा आने चाहिए थे, मेरी मेहनत की वजह से नहीं, क्योंकि पढ़ा था और नहीं अच्छे आए। थोड़ा सा झटका लगा, शॉक हो गया, छत पे गया, पहले तो रोया, और फिर उसके बाद भगवान को गालियाँ दी वो अलग से कि मैं आपकी पूजा करता रहा, आपने मुझे फल नहीं दिया। निष्काम कर्म नहीं कर रहा था मैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती है हर इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए। मेरा कर्म था सकम कर्म, सक्सेस एम था जो सस्टेनेबल नहीं था। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैं निकला, मेरी मम्मा बोलते चल जितने नंबर आए बहुत अच्छे नंबर है, हमारे लिए इतने भी बहुत है। तो गाँव में रह के पढ़ा, सब कुछ किया,
तो बोलते जा बाइक लेके जा, स्वीट्स ले आ। मैं गुस्से में था, मंदिर के आगे से निकल रहा था, खड्डा था, भाई गिर गई मैं भी गिर गया, मेरा पजामा फट गया, पजामा कुर्ता डाल के जा रहा था यार, भगवान ने सजा ऑन स्पॉट दे दी। कलयुग है, कलयुग में कर्मा का फल इंस्टेंट मिलेगा, इसको आगे लिंक करेंगे कैसे मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, एडमिशन ले लेते हैं यहाँ पे कॉलेज में। तो GGM साइंस कॉलेज ठीक है। पहले तो मैं फॉर्म भी नहीं भर रहा था कॉलेज का कि मैं तो दिल्ली में जाऊँगा, या तो हवा सोच लो या तो बचपना सोच लो, कुछ भी सोच लो। तो फिर उसके बाद बोला कि नहीं, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से टीचर से बात करेंगे, टीचर हेल्प करेंगे, साथ साथ में जम्मू में कर लेते हैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन, तैयारी भी होती रहेगी, और साथ में उसके बाद दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली तो जिंदाबाद, दिल्ली में 1 साल लगाना ही है। क्योंकि मेरी कज़न है जो प्रयाति शर्मा, अगर जानते होंगे तो वो जूलॉजी डिपार्टमेंट थे में यहाँ पे ही थे, तो उन्होंने भी PG की यहाँ से जूलॉजी में, और 1 साल कोचिंग ली दिल्ली से, और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो मैंने सोचा कि यार यही स्कीम फॉलो करेंगे, मैं ग्रेजुएशन के बाद चले जाऊँगा। यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट है, अगर आप जानते होंगे, SR कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, SR कॉलेज, ठीक। मैंने सोचा यार ये देसी इंस्टीट्यूट है, क्या पढ़ाएंगे, चलते हैं यहाँ पे मज़े से कोचिंग वगैरह लेके, और उसके बाद दिल्ली जाके ट्राई करेंगे। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। जर्नी की बिगिनिंग होती है 17 जुलाई 2017 से। कॉलेज अभी 1 अगस्त या कुछ को लगने थे, और मैंने पहले कोचिंग लेना स्टार्ट कर दी कि ठीक है यहाँ पे पढ़ते जाते हैं। 1 महीना बीता, पढ़ता गया, कॉलेज के साथ एग्जाम्स थे, एडजस्ट किए, टीचर्स ने भी साथ दिया। टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मूवमेंट पे। अगर मुझे टीचर्स रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, मैं अगर जो उनसे कंसेशंस मांग रहा था मैं नहीं देता उनको, वो मुझे कंसेशंस नहीं देते, तो शायद मैं आज यहाँ पे खड़ा ना होता। तो टीचर्स का रोल मस्ट है, टीचर्स का रोल मस्ट है। ताड़ी मार दो यार क्लैपिंग करते रहनी चाहिए, मोटिवेशन बड़ी रहती है, इंटरेस्ट है, कोई सोया होगा वो उठ जाएगा। एक कभी कभी कहानी बोरिंग भी हो जाती है बीच में। तो 1 साल हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली मैंने, इकोनॉमिक्स समझ भी आ रही है, UPSC के PYQs लगा रहा हूँ, वो भी निकल रहे हैं। तो फिर सोच, और मेरे सेम टाइम पे मेरे भैया वो दिल्ली बाजीराम इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे थे, तो उनसे मेरी बात होती रहती थी, जो वो इनपुट्स देते थे मैं उसको अप्लाई करता था यहाँ पे। तो फिर उसके बाद 1 सेमेस्टर बीता, मेरे रिजल्ट मैं कर रहा था मेन वेट रिजल्ट का, कि टीचर्स जब रिजल्ट देखते हैं तो टीचर्स का फेथ आप पे डबल हो जाता है, तो वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि टीचर्स हम टीचर्स की इन्वेस्टमेंट है। टीचर्स अगर हम पे इन्वेस्ट करेंगे, क्यों? जब हम उनको रिजल्ट देंगे। कोई स्टॉक मार्केट में किसी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उसकी हिस्ट्री है राइज होने की, वो राइज होता है तभी उस पर इन्वेस्टमेंट करोगे। कभी भी जो शेयर या मार्केट में कोई चीज़ डूबी है आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो टीचर्स ने मेरे पे फेथ दिखाया, इन्वेस्ट किया। टीचर्स से थोड़ा मैं कंसेशन लेता था, क्लास में कम आता था, शॉर्टेज तो नहीं थी, मगर टीचर्स उस चीज़ को कंपनसेट कर देते थे, मैं रिजल्ट देता था। तीसरे सेमेस्टर तक पहुँचते पहुँचते मैं सोचने लगा कि यार ठीक है, पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सारा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ, पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, सब कुछ चल रहा है। तो फिर फ़र्क क्या है जम्मू में ना होने से और दिल्ली में होने से? ये चीज़ का फ़र्क समझने लगा मैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तीसरा सेमेस्टर भी निकल गया, चौथा सेमेस्टर भी निकल गया, फिर आ जाता है जान बचाने के लिए कोविड-19, जो आया किसकी तरह? मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, मैसेंजर की तरह आया। टाइम था, सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, मोटिवेशन मेरी लो थी, पढ़ा था, टेस्ट सीरीज जो टारगेट था, टारगेट कंप्लीट नहीं थे, सब कुछ साइड पे पड़ा हुआ था। मैंने सोचा था कि यार दूंगा नहीं दूंगा, इस तरीके से था। तो मेरे भैया यहाँ पे बैठे हमारे बीच में, तो मैं उनके साथ लाइब्रेरी में टाई अप करता रहता था। फिर मैंने पूछा भैया मैं दूँ या नहीं दूँ? बोलते तू कर सकता है तो दे दे। यार जब बंदा विश्वास कर रहा है तो मैं भी कर ही सकता हूँ। आंखें बंद करो, विश्वास करो और खुले सांड की तरह मैदान में आ जाओ। सिंह बजना चाहिए जहाँ मर्जी बजे, ठीक है, नंबर आ जाए जितने मर्जी हैं, मेरा काम है मेहनत करना, ठीक है। खुराक मेरे घर वालों ने खिलाई है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हेल्प की मेरी। हर पेरेंट करता है, किसी को सपोर्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को, और मुझे थ्रू आउट द टाइम सपोर्ट मिला। तो जितना मुझे डिस्टेंस कवर करना पड़ता था अपने घर से कॉलेज तक और कॉलेज से घर तक 50 किलोमीटर पहुंच जाता था, उसकी कंपनसेशन हो गई मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर से। तो हर एक की जगह कंपनसेशन होती है। हाँ, अगर आप दिमाग में सोच के चले जाओगे यार मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं क्या करूँ, तो फिर तो कभी नहीं होगा। मगर अगर आप सोच लेते हो ना कि कर लोगे, यार मैं कोई खास बंदा नहीं हूँ, मैं भी सिंपल इंसान हूँ, बस जो पंप होता है ना, पंप, किसी भी बंदे को अगर पंप दोगे ना वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप बंदे को पंप दोगे ना तो उसको बोलोगे यार तू यहाँ से उड़ के वहाँ तक पहुँच सकता है, इतना पंप दे दोगे उस बंदे को, वो विश्वास करने लगना स्टार्ट कर जाएगा कि मेरे पीछे पंख लगे हुए हैं। तो सेम यही पंप घर वाले देते हैं, और ये पंप राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए विद राइट विजडम। विजडम मतलब मेहनत तो कर रहे हो, मगर आपके साथ वाला जो बैठा है उसको भी ऊपर लेना आपका काम है।
अगर आपका कोई दोस्त है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोस्त को नहीं बताऊंगा, मैं खुद पढ़ूंगा, छुपाते रहूंगा या उसको नहीं बताऊंगा। वो करना भी जरूरी है, क्योंकि सारी गेम चलती है पुण्य और पाप से। पेपर पास करके अफसर बन जाओगे, मगर जो गलत काम किए ना अपनी जर्नी में, वो आगे आएंगे आपको। वो अफसर बनो, वो बंदा बनो जो फ्यूचर आपका बेटर करे। देखो ऑफिसर मैं बन जाऊंगा, बन गया, नौकरी भी कर लूंगा, पैसा भी इकट्ठा कर सकता हूँ, कर लूंगा, मगर ये जो एट द एंड ऑफ द डे सर्कल आएगा ना, ये मुझे अपना इनकाउंटर करना पड़ेगा, मुझे सबका हिसाब देना पड़ेगा। माइथोलॉजी या फिर रिलीजन में मानो या ना मानो, मगर सबको हिसाब देना पड़ता है। कभी भी देख लेना जो करप्ट ऑफिशियल्स होंगे, उनके बच्चों को देख लेना जाके, आपको सब पता चल जाएगा। लेखों का कर्मा जोखा वह पे ही होता है। तो तभी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपको क्या चाहिए? लक। लक चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए। मेहनत चाहिए नहीं चाहिए? Yes, आपके हाथ में लक है या मेहनत है? मेहनत। लक भी आपके हाथ में है, पार्शियल लक। कौन कैसे? अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प करो। जो आपका कॉम्पिटिटर है, अगर आप में इतना जिगरा आ गया कि जो आपके साइड बैठे है, जो बराबर आपके साथ बैठ के प्रीलिम्स लिखेगा, अपने नोट्स जिस दिन आपने उसको शेयर कर दिए, तो समझ लेना लक आपकी साइड चलेगा और ऊपर वाला खुद आके आपको वो चीज़ देगा। आप भगवान का नाम दे दो या जिस मर्जी का नाम दे दो, मैं तो भगवान बोलता हूँ, उस फोर्स को जो मर्जी दो। एक नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करती है जिस पे हमारा विश्वास है, जिससे टीचर्स पे हमारा विश्वास रहता है, सब पे, हम अपने फ्रेंड्स पे विश्वास करते हैं, किसी ना किसी पे विश्वास करते हैं। तो वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर वो विश्वास होगा तो चीजें होती हैं। विश्वास से पत्थर में भी भगवान निकल जाते हैं। विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। जिस चीज में मर्जी विश्वास करो। अगर आप में कोई चीज की कैपेबिलिटी नहीं है और अगर आप बोलते हो कि मैं कर लूंगा, तो आप कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बंदा कर सकता है। मैं कोई स्पेशल नहीं था, बस मेरे साथ जो फैक्टर्स थे ना, वो ऊपर वाले ने इस तरीके से रखे कि मुझे करवा दिया। शायद मैं आपकी जगह होता, मुझे थोड़ी और दिक्कत होती, मेरे फ्रेंड दोस्त अच्छे ना होते, मेरे पेरेंट्स अच्छे ना होते, तो मेरा भी नहीं होता, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। मगर लक जो है वो आपको बनाना है, आपको पढ़ना भी है, आपको लक भी बनाना है। और लक बनाने के लिए कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी। अगर कोई बंदा बोलता है कि यार मुझे नोट्स दे दे, तो शेयर कर दो उसके साथ। मैं थ्रू आउट द कॉलेज पहले 3 या 4 सेमेस्टर तक जब मेरे पास टाइम होता था, मैं नोट्स बनाता था, बच्चों को शेयर करता था, अपने दोस्तों को, ये कॉलेज में जो भी मेरे क्लासमेट्स थे। और मैं फिर भी अपने बैच में अपने क्लास का टॉपर रहा, मेरे नंबर कभी भी कम नहीं हुए। और उसकी कंपनसेशन जो थी वो मुझे यूपीएससी में आके मिल गई। जो चीज़ मेरी शायद नहीं होनी थी वो इधर आके हो गई। तो लक यहाँ से बनेगा। और रही बात मेहनत की, तो मेहनत आप सारे कर रहे हो, करोगे। मैटर करती है कंसिस्टेंसी। आपने दशरथ मांझी का नाम सुने? यस सर। दशरथ मांझी, यस सर। हाथ ऊपर कर देना। क्या किया उन्होंने? पहाड़ तोड़ा ना। कैसे तोड़ा? रिसोर्सेज थे उनके पास, कोई ड्रिल मशीन थी बड़ी वाली या क्या था? जो बोलते हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, तो रिसोर्सेज की कमी की अगर बारे में सीखना है तो वो दशरथ मांझी से सीखो। एक शैली और एक हथौड़ा, और वो ये थोड़ा कभी कभी पत्थर तोड़ते टाइम टूट जाता था, उसको फिर से जोड़ना है और फिर से उस छेनी हथौड़े से कंसिस्टेंटली वर्क करना। 20 साल 25 साल लगाए और पहाड़ तोड़ दिया। हम तो सिर्फ सुनते हैं ना कि तू क्या पहाड़ तोड़ देगा, उस चीज को करना बहुत बड़ी बात है। पहाड़ तोड़ना और पहाड़ तोड़ना एज प्रायवाची, क्या बोलते हैं इस चीज को? पहाड़ तोड़ना एज अ चीज यूज करना। आप किसी को वो कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो कि तू क्या पहाड़ तोड़ देगा, मगर उस बंदे ने सच्ची पहाड़ तोड़ दिया। और रिसोर्सेज क्या थे? मुहावरा यूज करते हैं। रिसोर्सेज क्या थे? रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे उसके पास, एक शैनी एक हथौड़ा। रिसोर्सेज की कमी जो देते हैं वो एक्चुअली में अपने फेलियर्स को छुपाना चाहते हैं। तो अगर जिस बंदे में दम रहता है वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आते हैं वापस थोड़ा सा घूम के स्टोरी पे। स्टोरी जो चल रही थी हमारी, मूवी डॉक्यूमेंट्री जो भी चल रही थी, ठीक है, उस पर वापस आते हैं। तो लास्ट सेमेस्टर था, भैया से बात हुई, भैया बोलते तू कर सकता है। मैंने बोला यार वो बोल रहे तो मैं शायद कर सकता हूँ, क्योंकि विश्वास होना जरूरी है। अगर आप बोलने चल उनको बोलना स्टार्ट कर दो अपने दोस्त को, तुझे कैसे पता मैं कर सकता हूँ, मुझे पता मैं नहीं कर सकता। ये हो गया नेगेटिव एटीट्यूड। तो जब भी आपने वर्क करना है, इसको हटा दो, एक खुले सांड की तरह कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फीमेल मेल जो भी है दोनों को, इसको जेंडर स्पेसिफिक, ठीक है। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट हुआ, और जब मैं मेहनत कर रहा था, पहले भी मेहनत कर रहा था, पेरेंट्स भी साथ थे, दोस्त भी साथ थे, टीचर्स का भी साथ था। फिर ऊपर वाले का साथ आया कोविड के दौरान। ऊपर वाले ने बोला ले तुझे टाइम चाहिए थे तो टाइम ले, बस तू मेहनत कर। कोविड के टाइम पे मेहनत की अच्छे थे, जो चीज़ टारगेट सेट किए थे उसके ज़्यादा ही अचीव किए। और जब पेपर देने गया, मेरे कॉलेज के पेपर स्टार्ट हुए 15 या 16 सितंबर को,
और 28 को ख़त्म हुए और बीच में 5 दिन का गैप था। अब ये 5 दिन का गैप वो गैप नहीं जिसमें मैं 5 दिन में सिर्फ पढ़ा। मेरी मेहनत तो पिछले 3 साल की थी, ये 5 दिन तो सिर्फ होता है बताने के लिए कि ये टाइम था, या फिर जिसको बोलते हैं डैल मारने के लिए, ठीक है। सही मेहनत 3 साल की थी, 5 दिन की कोई मेहनत नहीं होती। वो 5 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो या अपने आप को कूल कर सकते हो। कूल होना पेपर से पहले बहुत ज़रूरी है। ठंडे दिमाग से चीज़ों को करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आप डर रहे हो, तो डरने से आपकी एफिशिएंसी कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। विश्वास जो है वही आपको पेपर पास कराएगा। जो मुझे था, मैं चला गया पेपर के टाइम पे, बाहर जा रहा हूँ, बाहर गाना लगाया हो सिद्धू मूसेवाले का गेम, नज़र रखे हो, नज़र रखे हो, उन साढ़े पे नज़र रखे हो। ये मोटिवेशन देती है चीज़ें। जो चीज़ आपको मोटिवेशन दे वो चीज़ करो। गाना लग रहा था, पूरी फील में आ रहा था, फील ले ली पूरी। अंदर जा रहा हूँ, जैसे अंदर जाने लगा रोक लिया उसने। वो चेक करते हैं ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर गर्म आया मेरा। भाई यार टेम्परेचर गर्म आया, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। फिर मैंने क्या किया, माथे में पानी लिया, पानी लगाया माथे को, वहाँ आपका टेम्परेचर चेक, तब नॉर्मल आ गया। चला गया पेपर में, हॉल में बैठा, पेपर स्टार्ट हो गया। 2020 का पेपर अगर आपको पता होगा यूपीएससी का, तो टफ था, प्रीलिम्स टफ था। पेपर देखा मैंने, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जो 3 सेंटीमीटर तक आंखें उठी थी ना, वो 10 सेंटीमीटर तक चली गई और मैं डर गया। मैं यार हो गया कांड, अब नहीं होता पेपर पास, मुश्किल है पेपर। और पहले पेज ही मुश्किल हो आपके। मेरा सेट सी था, सेट सी में पहले क्वेश्चन टफ थे और थोड़े उसके बाद वाले थोड़े इजी थे। तो मैंने आंखें बंद की, मैंने भगवान को याद किया, और जो हमारे 3 इडियट्स वाला है, ऑल इज वेल, दिल पे हाथ रखा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वहाँ जो होगा देखा जाएगा। पेपर निकालना है, 2 घंटे बेस्ट देने अपने। पेपर देख के मैं डर गया हुआ था। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे सारा आता था, मैं लगा फिर करने, वहाँ ठीक है, ये है, ये है। फिर जैसे 2-3 पेज आगे गया, पेपर ईजी था, क्योंकि टफ वाली सेक्शन तो पहले आ गई थी। तो जब टफ को इनकाउंटर किया, तो उसके बेसिस पे जो अगले क्वेश्चन थे वो ईजी हो गए। करता गया, करता गया, करता गया, पेपर खत्म हो गया, मजे से हो गया। फिर आ गया सी सेट का तो डर ही नहीं था, सी सेट तो ऐसे ही हो जाएगा। पढ़ा था थोड़ा सा ऊपर से, पेपर दे दिया, पेपर हो गया, घर पे आए, पेपर हो गया अच्छे से, ये ठीक था। मुझे तो अच्छा ही लगता है। बाकी जब आंसर की आती है सही रिजल्ट, तब पता चलता है आपको कि कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है या कितना ज़्यादा खराब हुआ है। जब आती है आंसर की, तो नंबर लगाता हूँ, नंबर ठीक बन गए, यार पेपर पास है मेरा, पेपर क्लियर हो जाएगा, अब करेंगे मेंस की तैयारी, तो ये हो गया। जब लगाई सी सेट की मैं लगा रहा नहीं था, मैं सी सेट पास हो जाएगा। जब सी सेट की आंसर की लगाई, मेरे नंबर बनते 63। मैंने सिर पे हाथ रखा, माँ हो गया बेड़ा कर, माँ अब तो हो गया काम खराब। जो चीज़ हो रही थी वो नहीं हो रही अभी। मैं चला गया, जब सी सेट की आंसर की लग रही थी, तो मैंने बहन को बोला अपनी को, मैं तू लगाते चल, मेरा इतना जिगरा नहीं है कि मैं अपना आंसर खुद चेक कर पाऊँ, ना आज तक किए, ना मैं कभी कर सकता हूँ। हाँ, किसी का कर सकता हूँ मगर अपना नहीं कर सकता, क्योंकि जो डर है ना, वो हमेशा रहता ही रहता है। किसी भी चीज़ को खोने का डर, चाहे आपके पास ना हो, वो हमेशा आपको रहेगा, और वही चीज़ आपकी एफिशिएंसी को कम करेगा। बस जब आप पेपर देने जा रहे हो, उस डर को हटा दो, क्योंकि ना आपके पास खोने को कुछ है, ना आपके पाने को तो सब कुछ है। जो मिल गया वो बोनस है, जब नहीं है आपके पास तो उसको दिमाग से हटा दो, बस मेहनत पे फोकस करो। तो जैसे ही वो पेपर चेक करने लगी, तो बज रहे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, वहाँ तू इधर रुक, मैं मंदिर जा रहा। मैं उठा, वहाँ से मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया मैंने। मैं चलता गया, मेरी टांगें कांप रही हैं, दोस्त को लेके गया, अंदर जाके बैठ गया। फ़ोन आता है, भैया नंबर नहीं बन रहे। मैं कितने नंबर बन रहे हैं? 63 नंबर बन रहे हैं। यार हो गया कांड, उधर नंबर ले लिए, इधर नंबर नहीं बन रहे। और एक और चीज़ है कि जो सी सेट की आंसर की होती है ना, इसके आंसर सही नहीं रहते। सी सेट जो है वो काफ़ी, क्या बोल सकते हैं हम इसको, आप इसमें ऑप्शंस कोई भी टिक कर सकते हो, उसका पर्सपेक्टिव आपका पर्सपेक्टिव सेम नहीं होगा। जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है उसका पर्सपेक्टिव अलग रहेगा। तो वहाँ यार बड़ा मुश्किल है, मगर पापा तेरा ही है ना, तेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा? तेरा ही होगा पेपर। वो तो तूने मेहनत नहीं की, इसको बोलते हैं पंप देना। हर टाइम पे, हर मोमेंट पे पंप देने वाले मेरे पेरेंट्स थे। देखो इंस्पिरेशन तो मैं हूँ, जिसको जो मुझे बोल रहे हो, जो मुझे लगता है मैं हूँ नहीं। अब मुझे सुन के चले जाओगे, मगर हेल्प कौन करेंगे? मैं करने तो नहीं आऊँगा आपकी हेल्प। हाँ, आपको ये याद रह जाएगी इसने ये बुक बोली थी, चलो ये पढ़ लेते हैं, मगर पंप कौन देगा? आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका भाई, आपकी बहन या आपके दोस्त, वही बोलेंगे तू कर सकता, तू कर। तो वही चल रहा था, अच्छा मैं कर सकता हूँ, मेरा हो जाएगा। मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। मेरा दोस्त बोल रहा है कैसा हुआ? हाँ यार वो एक ठीक है, सी सेट में नंबर नहीं बन रहे, मगर मुझे लगता है मेरे बन जाएंगे। बोलता है यार मुश्किल है पेपर पास करना, ऐसे पेपर नहीं होते, ये नहीं होता, तेरी शक्ल नहीं शैल ये वो चीज़ें जो थ्रू आउट द जर्नी चलती हैं। मुझे मेरे घर पे आके एक बंदा बोल के गया, तेरी शक्ल नहीं शैल, तो इंटरव्यू से नंबर थोड़े मान सकते। मैं तो पेपर में अपेयर, मैंने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा हुआ,
जिस बंदे ने फॉर्म भी नहीं भरा हुआ उसको आप ये बोल रहे हो तेरी शक्ल नहीं है, तेरी शक्ल नहीं अच्छी, तुझे इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने बोला यार प्रोसेस तो प्रीलिम से स्टार्ट होता है शायद, प्री के बाद मेंस आता है, मेंस के बाद इंटरव्यू आता है शायद। मैंने बोला कोई नहीं। अब देखो ये चीज़ में अगर मैं गुस्सा कर जाता तो नुकसान किसका था? मेरा। मैंने बोला कोई नहीं, आग तो चल रही है, पेट्रोल आने दो, जितना पेट्रोल आता आने दो, पीते जाओ पेट्रोल, पीते जाओ पेट्रोल, और यही पेट्रोल आपको पेपर पास कराएगा। तो कोई भी बंदा आपको गाली देना, मतलब पुत्र ठहर थोड़ा चेहरा है, 2-3 साल तैयारी करने दे, उसके बाद देखेंगे। हाँ, जब आप प्रोसेस में चले जाओगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मुझे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको देख के आगे ही वो हो जाएगा। तो बस आपके पेपर पास करने की देर रह जाएगी। बस एक रीज़न बना लो अपने माइंड में, चाहे इलॉजिकल हो चाहे लॉजिकल हो, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें अगर आपके पास हो तो शायद आप पेपर ना पास कर पाओ। जब इलॉजिकल चीज़ें हो ना, कभी कभी पेपर पास कराने का रीज़न ही वो बन जाती है, मैं तुझे दिखाऊंगा। उसको दिखाने से होगा क्या? कुछ भी नहीं। कितनी पॉपुलेशन है? 8 बिलियन। किस किस को दिखाओगे? मगर अगर आपने जिद ठान ली कि मैं उस बंदे को दिखाऊंगा, और जब आप एंड तक पहुंचोगे ना, आप बोलो यार ये ना पेपर हो गया मेरा पास, तो इसका रहेगा कुछ नहीं, मेरा आगे कुछ नहीं था, इसका रहेगा कुछ नहीं। तो बस वो चीज़ सोच के चलो। और ये जो प्रोसेस है पूरा आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करता है। आपके इलॉजिकल रीजंस को भी ये लॉजिकल बना देता है, आपकी सोच को ये हाई करता है। जो चीज़ मिथ लगती है आपको, वो सच लगना स्टार्ट हो जाती है जब आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो। तो मैं पुत्र तू चल बोल ही ले, नहीं शक्ल अच्छी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ हुई, शक्ल अच्छी नहीं है, तूने मुझे पेट्रोल दे दिया, मैं ये पेट्रोल से अपनी आग जलाऊंगा, इंजन गर्म हो गया मेरा, मैं करता गया मेहनत। और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग ना हों, आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में रीज़न ना हो तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। जिस बंदे के पास सब कुछ है, जो स्कॉर्पियो में घूम रहा है, सफारी में घूम रहा है, आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, उसके दोस्त चल रहे हैं, उसके पास दोस्त बोल रहे हैं यार तू सही है, सब कुछ सही है, उसको क्यों ज़रूरत है अपने आप को प्रूव करने की? ये एक एग्ज़ाम नहीं है, ये लोग देते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। सोशल सर्विस तो एक रहता है ये फैक्टर, मगर आपको दिखाना है कि मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म में आके ये चीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ, और आपको करनी भी है ये चीज़। तो ये जो रीज़न है ना, रीज़न होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे लॉजिकल हो इलॉजिकल हो। बताओ मत किसी को, दिल में रखो और लगते रहो, और यही चीज़ जो आपको करते जाएगी। और जितने ज़्यादा दुश्मन हो आपके, उतनी ज़्यादा तरक्की आपकी तेज़ होगी, ये मैं बोलता हूँ। जितने ज़्यादा आपके क्रिटिकल एनालिस्ट, बाकी ये प्रोसेस का काम बस यही है कि ये जो है ना, आपके दुश्मनों को आपका दोस्त नहीं बनाता, आपके दुश्मनों को आपका फैन बना देता है। बस ये चीज़ याद रखिए। तो बोले कि ठीक है, थोड़ा सा रुक जा, टाइम आएगा, मेरा भी आएगा, और सबका टाइम आता है। जो मेहनत करता है सबका टाइम आता है, और जो हार्डवर्क करता है ईमानदारी से, उसका टाइम नहीं भी हो तो ऊपर वाला नीचे आके उसको वो सक्सेस देता है। ठीक है, पेपर हो गया, प्रीलिम हो गया, मैं चल रहा हूँ मज़े से, पापा ने दे दिया पंप, मैं लग रहा हूँ, तैयारी कर रही हूँ। रिजल्ट आया, भैया का फ़ोन आता है, इरफान भैया यहाँ पे बैठे हैं, तो फ़ोन आता है, बोलते तेरा पेपर पास हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा पेपर पास हो गया मेरा, भैया सच्ची पेपर पास हो गया मेरा, बोलते तेरा पेपर पास हो गया। तो भैया का पेपर नहीं हुआ, मगर भैया ने जिस कॉन्फिडेंस से मुझे बताया ना, तो उन्होंने इस कॉन्फिडेंस से बताया कि तेरा पेपर इज इक्वल टू मेरा पेपर भी पास हो गया। मैं चल यार ठीक है, फिर मैं बैठ गया धरना मार के, वहाँ यार मेंस करना है। उस टाइम पे क्या ही था, उस टाइम मैं सो जाता था। जब मेंस की तैयारी स्टार्ट की तो आराम से उठना 2 बजे और रात को सोना 5 या 6 बजे। आहिस्ता 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 साइकिल जो है वो चेंज होता जाता है। फिर ये भी हो गया, फिर मेंस देने गए। मेंस की स्ट्रैटेजी जो बनाई थी, जब ऊपर वाला आपके साथ और आप हार्डवर्क कर रहे हो तो चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे आपके सक्सेसफुल होने का रीज़न बनना हो, वो बस उसी की सीक्वेंस में चलती हैं। जब आप सोचते हो कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, वो कई बार गलत भी होती हैं। जब आप चीज़ छोड़ते हो एक उस फोर्स पे जिस पे आपको ट्रस्ट है, तो चीज़ें उस सीक्वेंस में चलती हैं जो आपके लिए लाइफ में बेटर होंगी। तो जैसे जैसे मैं पेपर देता गया, ऐसे था कि पेपर मेरे लिए लीक हो गया। मतलब मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, हाँ कुछ कमियां थी जिस वजह से थोड़े कम नंबर रह गए, मगर मेरे जैसे बंदे के लिए वो पेपर आना सोने पे सुहागा था और बच गया सुहागा। उसके बाद मेंस का रिजल्ट आता है, मेंस भी क्लियर हो गया, मतलब भरोसा था कि क्लियर होगा, ठीक है हो गया। अब मेरी एक ही प्रॉब्लम है, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को रख देता था बड़ा ऊपर, यार एक बार आईएएस मिल जाए ना, बात खत्म, पेपर देना ही नहीं दूसरी बार। मैं पेपर आईएएस बनने के लिए नहीं दे रहा था, मतलब एक रीज़न तो वो भी था कि पब्लिक सर्विस करनी है, पब्लिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर क्लियर करवाना है दूसरों का भी। मगर एक चीज़ ये थी यार, पढ़ाई छोड़नी है बस, दूसरी बार पढ़ने नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई खून चूस लेती है आपका, जिसने पढ़ा हो अच्छे से। मैं 55 किलो वजन नहीं था मेरा, 55 kg, आज मैं 75 किलो का सांड हो चुका हूँ, ठीक है। सब कुछ मिलता था, मैं वो बंदा था देख के बता देता था कि गुआंढियों के घर में बात क्या चल रही है। मगर आज क्या हाल हो चुका है, आज मिलता ही नहीं है। अभी आप मिल रहे हो ना, आधे ब्लर मिल रहे हो मुझे, चश्मा पहनने के बावजूद भी।
तो सेक्रीफाइस ज़रूरी है। सेक्रीफाइस किसी भी चीज़ की हो सकती है। अगर महाभारत के युद्ध में अगर अर्जुन को जीतना था, पांडवों को जीतना था, तो उनको सेक्रीफाइस देनी पड़ी, और सेक्रीफाइस सबको देनी पड़ती है, जितनी बड़ी सेक्रीफाइस हो। और अगर आप सेल्फ को सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी पर्पस के लिए, वो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस वो नहीं है कि आपने किसी को मार दिया या आपने बड़ा कुछ सीख लिया। सेक्रीफाइस वो है जब आप सब कुछ छोड़ के धरना मार के बैठ जा रहे हो, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहल्ले में क्या चल रहा है, जब आपको बस इतनी चीज़ से फर्क पड़ता है, आप बस वो मिनिमलिस्ट हो। मतलब आप शादी में जा रहे हो उस पर्पस के लिए कि मेरा माइंड फ्रेश रहे, हाँ 15-20 मिनट खाया पिया, घर आ गए, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और पढ़ाई इस तरीके से नहीं 16 घंटे पढ़ो या फिर 4 घंटे पढ़ो, एक टाइम होना चाहिए, 8 से 9 घंटे का टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 16 घंटे पढ़ते रहो तो पेपर ही तब ही पास होगा, वो चीज़ भी नहीं है। और 4 घंटे पढ़ने से भी पेपर क्लियर कर जाते हैं। ये दोनों वाले जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं बकवास कर लो। हमें चाहिए 8-9 घंटे, क्योंकि हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, हम एक्सेप्शनल नहीं हैं। अगर हम एक्सेप्शनल होते तो हम पेपर बिना पढ़े ही पास कर जाते। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हमें एक नॉर्मल रूटीन से चलना है, जो रूटीन सस्टेनेबल हो, जिसमें पढ़ा भी देर तक जाए और याद भी रहे। ऐसा ना हो कि 4 दिन के बाद 2 दिन तो 16-16 घंटे पढ़ लिए, जब तीसरे दिन पढ़ने की बारी आई पता चला बीमार हो गए, या चौथे दिन पढ़ने की बारी आई तो पता चला कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, और ऐसी फीलिंग्स आ रही, सब भूल गए। तो जब भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो किसी को देख के मत पढ़ो। आपका कंपटीशन आपके साथ वाले से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। हर दिन आपको बेटर होना है। आज आप कुछ थे, कल आपको कुछ है। अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो, एक दिन आपके 100 में से 50 ठीक हो रहे हैं, तो दूसरे दिन आपको 60 करने हैं या 55 करने हैं। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। ये चीज़ जरूरी नहीं है कि यार वो ज़्यादा ले गया, मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। आपकी कंडीशन अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, आपके पेरेंट्स अलग है, उसके अलग हैं, आपकी सिचुएशन अलग है, इकोनॉमिक सिचुएशन अलग है, उस बंदे की अलग होगी, और आपका प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी अलग है, उस बंदे की अलग होगी। नेट में तो कई बंदे छक्के मारते होंगे, मगर जो विराट कोहली थोड़े से पीरियड में काम कर गया, हालांकि अभी नहीं चला, मगर प्रेशर को तो वो झेलता है ना। इंडिया में हार्डली कोई ऐसा बैट्समैन रहा होगा जो इस तरीके से, इतनी तेज तरीके से सेंचुरीज मारता है, विराट कोहली। तो वो क्या था, प्रेशर को टॉलरेट करता था। शायद आप में वो कैपेसिटी ज़्यादा है अपने कॉम्पिटिटर से, तो हमेशा अपने आप की इंप्रूवमेंट को ट्राई करो। क्योंकि जब आपके पास एक कोई टारगेट लेना होता, तो यहाँ तो आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते, यहाँ तो आप हद से ज़्यादा मेहनत करते हो। तो जब आप हद से ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको चीज़ें मिलती हैं। और एक और चीज़, हमेशा इस लेवल पे रहना है, ना इसके नीचे ना इसके ऊपर। और अब जब आप नीचे आने लगो ना, जब आपको डीमोटिवेशन होना स्टार्ट हो जाए, आपको लग रहा है कि यार मैं पढ़ रहा नहीं हूँ, मेरे साथ वाला तो 10-10 टेस्ट कर रहा है सॉल्व रोज के, मेरे से तो एक टेस्ट में भी नंबर नहीं लिए जा रहे, तो अपने से नीचे वाले को देखना स्टार्ट कर दो, जो आपसे कम है, वही कॉम्पिटिटर। वो आपको क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में ला देगा। और जब आपको ज़्यादा लग रहा है ना कि मैं हूँ सबसे ज़्यादा, तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो फिर अपने ऊपर वालों को देखना स्टार्ट करो कि वो क्या कर रहे हैं। इस चीज़ से आप सस्टेनेबल रहोगे, और ये चीज़ ज़रूरी है। और ये प्रोसेस आम इंसान के लिए बना हुआ है, ये एक्सेप्शनल लोगों के लिए नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, जब आप रिजल्ट आता है क्लास 12 सीबीएसई का या आईसीएसई बोर्ड का, 99.9% बच्चे नंबर ले रहे हैं, कोई भी बच्चा हार्डली आपको यूपीएससी में मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो उसका एम नहीं है वहाँ पे, यहाँ तो वो चीज़ वो कर नहीं पाता, या तो वो कहीं और है, या तो वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि यूपीएससी अलग चीज़ डिमांड कर रही है। उसको आप हर स्टेज पे अलग लेवल के चाहिए। इनिशियली क्या चाहिए, इनिशियली प्री में आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होती है कि आपके पास मिनिमल इंटेलिजेंस है या नहीं है। सीसेट आपका टेस्ट करता है एप्टीट्यूड प्लस इग्नोरेंस। देखो इग्नोरेंस सबसे बड़ा पाप है। जब चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया तो ना, वो आपको नुकसान देता है, जो मैंने सीखा, क्योंकि मैंने भी चीज़ें इग्नोर की जिससे मुझे थोड़ा सा नुकसान हो गया। ये कौन पढ़ेगा, ये तो कोई भी नहीं पढ़ता होगा। यही चीज़ से आपके 5-6 नंबर कम होते हैं, और 5-6 नंबर आपका 50-60 रैंक डिसाइड कर देते हैं। अगर आपके 10 नंबर हो तो मैं गारंटी से बोलता हूँ 30-40 रैंक कहीं नहीं गया आप ऊपर। हाँ, जब आप टॉप 70 में फॉल करते हो तो फिर 10 नंबर से 2-4 रैंक का फर्क पड़ता है। जैसे जैसे आप लिस्ट के पीछे जाते हो, आपका 1 नंबर आपको 5 बंदों से ऊपर लेके जाता है। तो मेहनत जो होती है ना, वो हर पाई के लिए होनी चाहिए। जैसे दशरथ मांझी लगा रहा, दशरथ मांझी क्या, आपने जादव यायान का नाम सुना है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वो बंदे हैं जो नीचे से उठ के ऊपर तक आते हैं। आपने बस उन्हीं के नाम सुनेंगे जो जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जो टिकटॉक पे वीडियो चढ़ाते हैं और जिनको बस व्यूज़ मिलते हैं। ये वो इंसान है जिससे हमें सीखना चाहिए। और 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा। ये बंदा जादव यायान एक दिन बोट लेके जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आम मुलाजिम था। हम क्या बोलते हैं, यार मेरी पक्का कराइए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, यही बोलते ना। हमारा एम क्या लाइफ में मटीरियलिज्म, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, सफिशिएंट है।
उसके बाद और पैसा मिल जाए सफिशिएंट है, फिर हम बोलते हैं यार और मिल जाए फिर सफिशिएंट है। और ये ग्रीड कभी एंड नहीं होती। ये ग्रीड रिलेशन डिस्ट्रॉय करती है, ये ग्रीड पेरेंट्स के साथ डिस्ट्रॉय करती है, ये फ्रेंड्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो एक नॉर्मल बन के चलो, इतना पैसा होना चाहिए कि खुद भी भूखा ना मरो, और जो आगे आए ना आपके पास घर पे मांगने, उसको भी पैसा दे दो बस। इससे ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। जो इससे ज़्यादा वाला है ना, वो बोलता है कि और हाँ, पुण्य करते जाओ। जितने पुण्य कमाओगे ना, फ्यूचर में उतना बेनिफिट मिलेगा। अगर अपना अकाउंट भरना है ना, तो हेल्प से भरो दूसरों की, क्योंकि पैसा तो हम देख सकते हैं ना, भगवान को तो पैसा चढ़ेगा नहीं। वो जो चढ़ाते हैं वो तो बेवकूफ़ है, 10 रुपये का नोट दान पात्र में डाल दिया। अब बाबे वाली माता जाओगे तो पैरों पे रखा होता है, मस्जिद में भी जाओगे शायद वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें मिल जाएं। पैसा भगवान को नहीं चाहिए। भगवान के लिए एक ही चीज़ है, भगवान और एनी नेचुरल फोर्स। जो मेरे दोस्त यहाँ पे नास्तिक बैठे होंगे उनके लिए तो किसी भी नेचुरल फोर्स को कुछ चीज़ नहीं चाहिए। वो नेचुरल फोर्स, जितने भी पॉजिटिव नेचुरल फोर्स है, वो पॉजिटिव को देख के अट्रैक्ट होती है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको ऐसी फोर्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगी। वही चीज़ आपको करनी है। अगर आप नेगेटिव, देखो नेगेटिविटी आती है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, ट्राई करना उसको कम करने का। फ्रस्ट्रेशन आती है, ठीक है, किसी पे मत निकालो, खुद पे निकाल लो। और खुद पे निकालने का मतलब ये नहीं कि फ़ोन तोड़ दिया, पैसा मत बर्बाद करो। जो चीज़ है उसका एफिशिएंट यूज़ करो, अपने हाथ मत तोड़ दो। मेरा दोस्त है, एक दिन गुस्सा चढ़ा, मुक्का मार के हाथ तोड़ लिया। वहाँ भी इससे क्या हो गया, पट्टियाँ कराओ डॉक्टर को जाके, ठीक है। गुस्सा चढ़ा, फ़ोन तोड़ दिया, फिर पैसे मांग रहा है मेरे से, पैसे दे यार, फ़ोन लेना है। और मैं कहाँ से दूँ पैसे तुझे? ये चीज़ मत करो। गुस्सा भी आए तो सोच कर गुस्सा करो। जो चीज़ करो सोच के करो, ताकि आपका अपना नुकसान ना हो। वो ज़रूरी है, लाइफ में नुकसान ना होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चीज़ आप अप्रोच फॉलो करोगे तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, हर चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेहनत करते जाओ और करते जाओ, आपको सक्सेस मिलनी है एक दिन। बस वो मेहनत जो है वो कौन सी होनी चाहिए, सस्टेनेबल मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। मेंस लिख रहा था, मेन का रिजल्ट भी आ गया, मेंस भी पास हो गया। अब करनी किसकी तैयारी थी, इंटरव्यू की, जिसके लिए मेरी शक्ल नहीं अच्छी थी, उस चीज़ की करनी थी मैंने तैयारी। तो चलो ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दी तैयारी करना, चला गया। मॉक इंटरव्यू भी लिए, जो आप देखते भी होंगे। और ये सब बकवास है, मत देखा करो, किसी का मॉक देख के मत खुश हो जाया करो। ये ऐसी ही चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। ये बस आपको ना या तो नीचे ले आएंगी या तो बड़ा ऊपर ले आएंगे, नॉर्मल नहीं रहने देंगे। इंस्टीट्यूशन वाले क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये करते हैं। दृष्टि वालों ने कर दिया स्टार्ट मॉक लगाना, कर दो मॉक लगाना स्टार्ट, बच्चे अट्रैक्ट होंगे। और हुए भी उनके पास बच्चे अट्रैक्ट। मगर जो रियल पर्पज़ है इंटरव्यू का, रियल इंटरव्यू सबसे सिंपल रहता है। रियल इंटरव्यू में क्या रहता है, आपका एक डैब भरवाया जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। वो चेयरमैन के पास उसी टाइम जाएगा जिस टाइम आप बाहर बैठे हो। चेयरमैन को नहीं पता आप कहाँ से आ रहे हो, या फिर जो मेंबर्स हैं। और जो इंस्टीट्यूशन वाले मॉक ले रहे हैं आपका, वो किस तरीके से ले रहे हैं, वो पहले पढ़ रहे हैं, फिर उस पर क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर इंस्टीट्यूशन वाले से क्वेश्चन नहीं बन रहे, फिर वो गंदे गंदे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आती, फिर बंदा बोलता था सर कैन यू प्लीज़ रिपीट, फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता है बंदे को। तो ये चीज़ें होती हैं। आपने बस एक चीज़ करनी है, जो चीज़ नेट किसी सही बंदे से सलाह लो, एक विजडम डेवलप करो किस तरीके से चीज़ें होती हैं। जो सही आदमी होगा वही आपको गाइड कर सकता है। तो इंटरव्यू में क्या रहता है कि आपके पास टैब आएगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसमें अपनी हॉबीज़ भरोगे, जो आपने स्कूलिंग की वो भरोगे, और भी जो लटरन पटरन चीज़ें होंगी वो भरोगे। मुझे ये पसंद है, मैंने एनसीसी की, स्कूल में मैं हेड बॉय रहा या वाइस हेड बॉय रहा, और भी सारी चीज़ें, ये चीज़ें रहेंगी। और जब आप बैठे हो चेयरमैन के पास, तो चेयरमैन के पास 5 मिनट पहले टैब सर्कुलेट हो जाएगा सारे मेंबर्स को कोई मतलब नहीं है आपसे। मेंबर्स को आप में से एक बेस्ट सिविल सर्वेंट सेलेक्ट करना है। मेंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आ रहे हो, आप गांव से आ रहे हो या शहर से आ रहे हो, क्योंकि सब बच्चे जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं एक हार्डवर्क के बाद पहुँचे हैं। 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 3,000 बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबकी मेहनत है, चाहे वो गाँव से है, चाहे अर्बन एरिया से है, चाहे JNK से है, चाहे दिल्ली से है। उनको पता है कि हर बच्चे ने मेहनत की है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपका डेफ सर्कुलेट हो जाएगा, वो वहीं से क्वेश्चंस बनाएंगे, और क्वेश्चन सिंपल रहते हैं। मेरे से कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं बैठा, पहले चेयरमैन ने पूछा चलो जो 370 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई वो बताओ कैसी डेवलपमेंट्स हुई। तो जम्मू के स्पेसिफिक में सर ये रोड बना, वो रोड बना, बोलते नहीं पूरा मत बताओ, सिर्फ JNK का जम्मू का बताओ। फिर मैंने बताया सर ये हुआ, टूरिज्म हुआ, उन्होंने थोड़ी मुंडी हिलाई, आगे वाले को पास ऑन कर दिया, चलो ठीक है। मगर अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसमें डिमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूरा इंटरव्यू का सिनेरियो चेंज कर सकता है। और मैटर नहीं करता आपको चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही है, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस कितना है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आपने, जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर, आपने उनको जाके लॉ नहीं सिखाना, आपने उनको बोलना है कि भाई कंपनसेशन दिला देंगे हम आपको, सरकार ने भी बोला हुआ है, आपको मैनिपुलेट करना उनको।
जो रोड ब्लॉक करके बैठे हैं, जैसे ही आप देखोगे ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की गाड़ी आती है, डीसी की गाड़ी आती है, 5 मिनट की कन्वर्सेशन, सब ट्रैफिक क्लियर हो जाती है। तो ये लॉ समझाने से नहीं होगा, हाँ आपने एसेंशियल सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया हुआ है तो हम आप पे केस कर देंगे, ये फलाना नहीं। उनको मैनिपुलेट करना है, उनकी इमोशंस के साथ खेलना है आपको। खेलने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव वे से, उनको मैनिपुलेट करना ताकि जो पब्लिक है उसको कोई अनीज ना हो। तो ये आपको किताबें नहीं सिखा सकती, ये आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं, ये चीज़ वो सिखाएगी आपको, तो वो चीज़ दिमाग में रख के जाओ और अपने आप पे विश्वास रख के जाओ। और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, 2-4 बंदे ले जाओ जो आपको पंप देने वाले हैं, ताकि आप थोड़ा सा सीना चौड़ा करके जाओ वहाँ पे। पहले फिस्की बम बन के जाओगे ना तो वो आपको दबा देंगे वहाँ, नहीं दबाते वो वहाँ पे। अगर आप अनईज भी फील कर रहे हो इंटरव्यू में, वो आपको पहले कंफर्टेबल करते हैं। वो देखते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं है, क्योंकि हर एक को डर लगता है। मुझे भी डर लगता है, अभी भी लग रहा है, अब जब इंटरव्यू देने जाऊँगा तब भी लगेगा अगर पेपर क्लियर हुआ फिर से तो। और अगर फिर से जब मैंने मेंस दिया तब भी डर लगता है। हर बच्चे को डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है। किसका डर? खोने का डर। जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को खोने का डर। मगर जब आप डरते नहीं हो, आप नॉर्मल सिचुएशन में बैठ के चीज़ों को बैलेंस करते हो, तो चीज़ें आपकी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इंटरव्यू दिया, पहला क्वेश्चन थोड़े नहीं आए। फिर अगला मेंबर ने पूछा, मैं जैसे बायो का स्टूडेंट था, मेरा zoology ऑप्शनल है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बताओ एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मुझे बता रहे हैं बायोटिक और अबायोटिक, बताओ इन दोनों में फ़र्क क्या और ज़रूरी क्या है। अब बताओ, ये 10th का बच्चा नहीं बता सकता। तो आप ये मत सोच के जाओगे वहाँ पे कोई बड़े हाई फाई क्वेश्चन आएंगे, वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको कंफर्टेबल करके आपके उसी जोन में घुमाएंगे, बस उसी में से टेस्ट कर लेंगे कि आपकी नॉलेज क्या है। वो कुछ नहीं पूछते कि वहाँ क्या हो गया, फलाना क्या हो गया, आपके व्यूज़ लेंगे वो थोड़े से। वो आपको पूछेंगे कि चलो ठीक है, अफगानिस्तान का जो इशू हो रहा था, मुझे पूछा अफगानिस्तान का जो इशू हो रहा है उसका जम्मू एंड कश्मीर पे क्या इम्पैक्ट है। सबको पता है टेररिज्म इंक्रीज होगा, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ड्रग्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सबको पता है और ये सबको आती होंगी, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस वो इसी लेवल से स्टार्ट करते हैं और एंड में आके आपको पता भी नहीं चलता, आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। जो मेरी हॉबी थी, अब मैंने मारना था नैले पे दैला, मैंने सोचा यार कुछ ऐसा लिख के जाऊँगा जो उनको पता ना हो। तो कारके सुनी है सबने, पता है, जो जम्मू रीजन में होंगे कारके, कारके देवतों की कारके, ठीक है, मैंने लिख दिया वो। मैं यार अगर ये पूछेंगे ना तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जब मेरी दीदी इंटरव्यू देने गए थे तो उन्होंने पोइम राइटिंग आई हॉबी लिखी थी। हाँ है देसी बंदे, हम इंग्लिश में नहीं हाथ अपना घुसाते, हमें वहाँ पे हाथ घुसाने जहाँ पे हमें नंबर मिल जाए और नुकसान भी किसी का नहीं हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है हम लिख देंगे कारके। मैंने लिख दी लोकल कारके। फिर उन्होंने पूछा, मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्कुलेट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। मैडम के पास गया, जब लास्ट मेंबर आया ना, जब उसने बोला ना कारके, मेरे फिर रोंगटे जो है अच्छे वाले खड़े हो गए। मैं यार अभी आएगा मजा। मैंने बोला सर क्या बताऊँ, पहले डेफिनेशन बताऊँ या पहले काम के बताऊँ आप? पहले डेफिनेशन बताओ आप। तो फिर मैंने डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन भी रटी हुई थी। उसके बाद बोलते एक सुना के दो। फिर मैंने कर दी आंखें बंद, फिर मैंने लगाया सुर, और वो बंदा देख रहा है चेयरमैन को, वो चेयरमैन को देख रहा है, चेयरमैन भी मुंडी देख रहा है खिला के। बोलते हैं बच्चा थोड़ा शातिर है ये वाला, वो थोड़ा देख रहे हैं इस तरीके से। तो मोर और लेस इंटरव्यू स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा नहीं आया, और ज़रूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन आएगा, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो हर क्वेश्चन देगा उसको नंबर मिलेंगे। ज़रूरी ये है कि आप सोच कैसे रखते हो, आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को देखने का। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप बोलोगे कि यार आपने आंसर तो दे दिया कि इंडिया और अफगानिस्तान के साथ क्या होना चाहिए, नहीं सर हमें मार देने चाहिए सारे बंदे, इंडिया को ये करना चाहिए। अगर आपकी एक्सट्रीमिस्ट सोच है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप मॉडरेट वे में जा रहे हो, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज में घुस रहे हो आपको डिप्लोमेटिक होना है, डिप्लोमेसी चाहिए आपको, किसी को हाँ भी करनी है, किसी को ना भी करनी है, किसी को हाँ बोल के ना नहीं भी जाना और किसी को नहीं बोल के उसके पास भी चले जाना है। तो डिप्लोमेसी इस तरीके से चलेगी। हालांकि मैं भी अभी सीखूंगा, मगर जो घर में बैठ के सीखा वो तो फिलहाल यही चीज़ है। तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हर चीज़ हो जाती है। बस मैटर क्या करता है, विश्वास। किस पे? रिफ्रेशमेंट चाहिए, किस पे विश्वास? सेल्फ बिलीफ ज़रूरी है। कोई बोले नहीं कर सकता, बोलना पुत्र तुझे दिखाऊंगा मैं, या फिर पुत्री मैं तुझे दिखाऊंगा, ठीक है, जो भी बोले आपको बस उसको प्रूव करके बताना। और ये फाइट सिर्फ आपकी नहीं है, ये फाइट सबकी है जो आपके साथ बैठे होंगे। हर एक बंदे को ये चीज़ ज़रूरी करनी है कि अपने आप पे विश्वास रखो और करते जाओ, और होगा। हार्डवर्क जितना दोगे उतना होगा। और कभी कभी नहीं मिलता, कभी कभी इतनी मेहनत करते हो फिर भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। मैं 9th और 10th में डिबेट बोलने जाता था, मैं 9th में पहली बार डिबेट बोलने गया,
तो मैंने रट्टा मारा हुआ था, चढ़ा स्टेज पे, बोल दिया जो भी रटा हुआ था, चेयरमैन खुश हो गया। और हाइट देखो ना मेरी अभी कितनी है, अभी तो आईपीएस के लिए भी हाइट पूरी नहीं हुई मेरी, तो उस टाइम और छोटी थी, प्लस पतला और था मैं, हार्डली 40-45 किलो का प्राणी था मैं उस टाइम पे, ठीक है। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, कमांडर बैठा हुआ, बोलता है यार ये तो सही बोल रहा है बंदा, वो देख के ताड़ी में जाता है, बोलता है यार सही है, और सच्ची उसने इस तरीके से क्लैपिंग की, मैं यार ठीक है अब तो मुझे प्राइज़ मिलेगा ही मिलेगा, मैं प्राइज़ लेके ही जाऊँगा। बचपना था, सबको प्राइज़ चाहिए, आप मेहनत इसीलिए कर रहे हो ना कि आपको मिले, आप ये सोच के मेहनत कर रहे हो कि चलो देखा जाएगा पास होगा या नहीं होगा, यही चीज़ से कर रहे हो ना कि आपको मिलेगा, उसी के लिए आप इन्वेस्टमेंट उसी चीज़ में करते हो जिस चीज़ से आपको रिटर्न मिलने हैं। आप कभी भी उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करोगे कि यार घाटा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा, आप बोलोगे कि यार मैं सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा। तो ठीक है, मैंने सोचा है प्राइज़ मिलेगा, ट्रॉफी घर में जाएगी, पहली पहले ट्रॉफी सजेगी, जो नागा पड़ा हुआ है इतने दिनों से वो नागा खत्म होगा, मगर नहीं मिला, मैं दुखी हुआ। और टीचर्स ने भी बोला, और एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स चलती थी स्कूल्स में तो उस वजह से नहीं मिला, मगर कमांडर खुद आया मुझे अप्रिशिएट करने, मेरे लिए वो बड़ी बात थी। फिर मैं सोचता था यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। जब घर वालों से बात करता था, घर वाले बोलते टेंशन नहीं ले, ये जो तेरा सक्सेस रह रहा है ना, ये फ्यूचर में तुझे मिलेगा जाके। और मिला, जितनी मेहनत नहीं की थी उससे ज़्यादा मिला, जो चीज़ एक्सपेक्टेड भी नहीं थी वो भी मिली चीज़। रिजल्ट आया जब यूपीएससी का। तो कभी कभी चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती जो आपको अच्छा लगता है, मगर उस टाइम पे मिलती हैं जब आपको ज़रूरी होता है, वो चीज़ ज़रूरी है। चीज़ें मिल जाएं कदर नहीं रहेगी, चीज़ें उस टाइम पे मिले जब आपको डायर नीड है, वो ज़रूरी है, और वही ऊपर वाला उस तरीके से चलते हैं, ठीक है। ये रूल है नेचर का। और कर्म करो अच्छे, जब आप कर्मा फिलॉसफी पे चलोगे ना, हर चीज़ अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप अपने कॉम्पिटिटर को हेल्प कर रहे हो ना, मैं आपको लिख के दे देता हूँ आपका पेपर क्लियर होगा, हाँ ये मत सोच के करो कि मेरा पेपर क्लियर होगा इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। जो बंदा है हेल्प मांगता है, करते जाओ, जितना ज्ञान है बांटते जाओ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक ही चीज़ बांटने से बढ़ती है, वो है ज्ञान। पैसा बांट दोगे कम हो जाएगा, मगर ज्ञान बांटोगे बढ़ता जाएगा। बस ज्ञान को जितना बांट सकते हो बांटो। और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट का तो पता ही था, मैं फिर भी रो रहा था रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि मैं वो बेवकूफ़ इंसान था उस टाइम तक। फिर मुझे बाद में चीज़ की कदर पता चली कि नहीं, जो चीज़ अगर आपको मिल रही है ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से हमेशा ज़्यादा ही होती है। मैं सोच सकता हूँ कि मेरी मेहनत ज़्यादा थी, मगर रियलिटी ये थी कि मेरी मेहनत उतनी नहीं थी, और रियलिटी यही थी कि जितनी मैंने मेहनत की उस चीज़ से मुझे ज़्यादा मिला। हार्डवर्क भी था, मेरे हार्डवर्क से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का हार्डवर्क था। मेरा हार्डवर्क अगर 100 की कैटेगरी में डिवाइड करना होता वो 0.5% का था। जो 95% हार्डवर्क था ना, वो पेरेंट्स का था। उसके बाद जो हार्डवर्क था वो टीचर्स का था। उसके बाद जो हार्डवर्क था वो मेरे फ्रेंड्स का था। अगर ये चीज़ें नहीं होती ना तो पेपर क्लियर नहीं होता। जो बंदा बोलता है ना मैंने पेपर क्लियर किया, वो एक्चुअली में इक्विस्टिक तरीके से बोलते हैं। पेपर आपकी जर्नी नहीं है। अगर पैसे आपके घर वाले दें ना किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, मैंने जैसे ही वो खत्म होने वाला था, कॉलेज खत्म हो गया, रिजल्ट नहीं आया था, स्कूल खत्म हो गया था, रिजल्ट नहीं आया था, मैंने ऐड देखी एसआर कॉलेज ऑफ कंपटीशन। मैंने घर वालों को बोला, मम्मी के पास गया, मम्मा यहाँ पे एडमिशन ले लूँ? मम्मा बोलते ले ले। अगर मेरे घर वाले बोलते नहीं दिल्ली में जाके ले लेना, पैसों की तंगी है, फलाना है, ये है, मैं जो चीज़ बोलता गया वो उसी टाइम हाजिर करते गए, बोलते नहीं तू ले ले एडमिशन। पापा से बात की, पापा बोलते चल कट पैशन से चली। वो हम बैठे पैशन अपने पैशन प्लस पे बैठ के चले गए, इंस्टीट्यूशन का दौरा करना स्टार्ट कर दिया। एसआर कॉलेज मुझे अच्छा लगा। और मतलब दिल्ली में कितनी फीस होगी, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट की, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जम्मू में रह के कैसे होता है। देखो टीचर्स कहाँ पे थे, कॉलेज में भी थे टीचर्स, वहाँ पे भी थे टीचर्स, हर जगह थे। मैंने 60,000 रुपया दिया उनको, 70,000 फीस थी उनकी। हालांकि वो उस टाइम आईएएस का था नहीं, मगर मैंने सोचा कि चलो घुस जाते हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 70,000 फीस थी, मैंने बोला नहीं नहीं करके 60,000 दे देंगे इनको। 60,000 दिया। 60,000 में मैंने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया 3 साल के लिए। 3 साल में मैंने 3 बार सब्जेक्ट्स को मैंने हर सब्जेक्ट को 3-3 बार पढ़ा। मैंने इथिक्स को 3 बार पढ़ा, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को 3 बार पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स को 2 बार पढ़ा। मतलब मैंने बोला यार जितना फायदा होता है लो इनसे, जितना निकलता है लो। कंजूस व्यक्ति हूँ मैं थोड़ा सा, मैं चूस लो जितना चूस नहीं होता है, इतने पैसों में जितना मिले वो ज़्यादा बेटर है। तो और अगर जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास नहीं है कोचिंग अफोर्ड करने की वजह से, ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं, मत ज्वाइन करो, मत जाओ दिल्ली, इधर बैठो ऑनलाइन। आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में है क्या। आपको ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आप देखो, आप ग्रेजुएशन पास आउट हो सारे, अब ग्रेजुएशन पास आउट को जब 12th की बुक्स दी जाएंगी क्या उसको समझ नहीं आएगा? आएगा समझ जब आप 12th में होते हो। और अगर आपको कोई 8th की बुक का चैप्टर रीड करने के लिए दिया जाता है, वो डिफिकल्ट लगता है या ईजी लगता है? बस वही है, ये प्रोसेस ईजी है मगर प्रोसेस लंबा है। लंबा होने की वजह से ये प्रोसेस को डिफिकल्ट बोल दिया जाता है, मगर ये प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है। क्या प्रोसेस मांगता है ये मांगता है कंसिस्टेंसी।
ये मांगता है परसिस्टेंस, ये मांगता है परसिवरेंस। नहीं मिल रहा फिर भी मेहनत कर रहे हो, बार बार मेहनत कर रहे हो, और जब तक नहीं मिल रहा तब तक नहीं छोड़ रहे हो। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ना भी नहीं है। ये मत सोचो। हाँ, अगर गलती से आपकी जॉब नहीं लगती, अगर नहीं था, क्योंकि कितने लाख, 1 लाख 10 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, सिलेक्शन कितनी होती है? 1000 1500, अभी तो वैकेंसीज भी कम हो चुकी हैं। चलो नहीं मिला, मगर लाइफ का एंड वहाँ पे नहीं है। बाजीराम इंस्टीट्यूट का नाम तो सबने सुना होगा। उस बंदे का भी क्लियर नहीं हुआ। वो बंदा सुसाइड करने को चला गया था, सुसाइड करने, उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, फेल हो गया, मगर आज वो इज इक्वल टू 10,000 करोड़ का मालिक है। कौन सी लाइफ बेटर है? आईएएस वाली देखो, एक टाइम पे आपको आईएएस अच्छी लगेगी, जब थोड़े टाइम बाद चलोगे आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। जब आपकी फैमिली लाइफ होगी आपको बच्चे इंपॉर्टेंट लगेंगे, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ नहीं देखेगी कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ या पोस्टिंग पे हूँ। आपको बस ये चाहिए कि मेरे बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं। लाइफ बहुत लंबी जर्नी है, जो आज इंपॉर्टेंट है वो ज़रूरी नहीं है आगे भी इंपॉर्टेंट होगा, मगर ज़रूरी ये चीज़ है, जब भी आप जहाँ पे भी बैठे हो अपना बेस्ट दो। जो चीज़ आपको मिलनी होगी वो मिलेगी, मिलेगी वही जो आपके लिए जायज़ है या जो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका एक्सीडेंट भी होता है ना, टांग भी टूटती है, भगवान से शुक्र करो आप मरे नहीं। पॉजिटिविटी देखो, जब आप पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी लाइफ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी होगी सबने, एस्पिरेंट्स, उसमें क्या बोलता है? पॉजिटिव अप्रोच रखो। वो पॉजिटिव अप्रोच ही लाइफ में चाहिए, यूपीएससी के लिए नहीं, हर जगह चाहिए। और यूपीएससी कोई एंड नहीं है, नहीं हुआ क्रैक तो नहीं हुआ, और मेरा हो गया तो मैं बड़ा नहीं हो गया। मेरे टीचर्स मेरे से ज़्यादा बड़े हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया वो ज़्यादा बड़े हैं, जो मेरे एल्डर्स हैं वो एल्डर्स ही रहेंगे। मुझे कोई पोजीशन मिलने से मैं उनसे बड़ा नहीं हो गया, या फिर मेरी पोजीशन मिल गई तो मैं अपने मोहल्ले वाले रगड़ दूँ सारे, वो चीज़ नहीं चाहिए। हमें बस यही चीज़ चाहिए कि हम अच्छे से मेहनत करें। और एक बात याद रखना, आप अपनी पावर से बंदा रगड़ तो दोगे, मगर जब ऊपर वाला आपको रगड़ना स्टार्ट करेगा ना, आप घिस जाओगे, खत्म हो जाओगे। देखो, अगर हिंदू माइथोलॉजी को मानते हो, ठीक है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में पाप भी बहुत है और पुण्य भी बहुत है, और हर चीज़ इंस्टेंट है। जैसे जोमेटो वाले कर रहे थे ना 10 मिनट ऑर्डर, बस 10 मिनट का वहाँ का इफेक्ट है। अभी गाली दे के निकलो किसी को बाहर, आपके साथ कुछ बाहर जाके उल्टा हो जाएगा। चाहे डर के अच्छे काम करो, चाहे बाय नेचर अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छे काम ही ज़रूरी हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पेपर पास होगा। चलो ठीक है, मेरा पेपर क्लियर नहीं होता, मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन में कोई पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। इंस्टीट्यूशन मुझे अच्छी खासी सैलरी पे करेगा, जो आईएएस से ज़्यादा रहेगी। मैं महीने का, अगर मैं इनिशियली भी स्टार्ट कर दूँ ना दिल्ली में जाके पढ़ाना अपनी जॉब छोड़ के, और अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता, अगर मैं क्लियर भी नहीं करता हूँ, अगर मेरा प्री या मेंस क्लियर हो या मैं इंटरव्यू आउट हूँ, आप बस इस चीज़ के लिए मेहनत मत करना जो मैं भी मोड़ रहा हूँ। ये वो चीज़ है जो आपका बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान ऑलरेडी इसमें है। जब आप एम कर रहे हो चीज़ों को तो अर्जुन बन जाओ। आँख ही दिखनी चाहिए मछली की, उसके अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। अगर आप बैकअप प्लान बना के चलोगे ना, आपकी 70% एनर्जी बैकअप में इन्वेस्ट हो जाएगी। और अगर आप पीजी कर भी लोगे, उसके लिए नेट के लिए मेहनत करोगे, नेट भी कर लिया, आपको पीएचडी भी करनी है, पीएचडी भी कर ली, उसके बाद आपको जॉब भी ढूंढनी है, कहाँ गई यूपीएससी? कहाँ गई? रुड़ गई बाढ़ में, कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 1 साल अपने आप को दो, और उस साल सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे मेहनत करो। और अगर इस चीज़ से आप फेल भी होते हो ना, तो आप सक्सेसफुल ही होके निकलोगे। जितने भी टीचर्स यूपीएससी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं वो सब फेलियर्स ही थे, मगर फेलियर वो लाइफ में नहीं थे, लाइफ में वो सक्सेसफुल हैं। वो सिर्फ एक एग्जाम में फेल हो गए। एग्जाम में फेल होने से आप पूरी लाइफ में फेल नहीं हो जाते। और मैटर ये भी नहीं करता कि मैंने पेपर पास कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। सक्सेस मैटर करेगा आगे जाके मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। और देखो, अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने चले जाओगे 2 3 4 अटेम्प्ट्स के बाद, आप महीने का 1.5-2 लाख रुपया कहीं नहीं छोड़ोगे। तो वो चीज़ भी माइंड में रखो, पढ़ो अच्छे से। हाँ, ऐसे मत पढ़ाओ कि बच्चा गालियाँ दे और फिर आपको वहाँ से भी निकाल दे। जो चीज़ में करनी है, अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, हार्ड वर्क इज़ नॉट टोटल कमिटमेंट, इट इज़ टोटल इन्वॉल्वमेंट। पूरा घुसना पड़ता है उस चीज़ को करने के लिए। जब तक आप घुसोगे नहीं ना, तब तक आप कर नहीं सकते। अब मार लो ताड़ी। तो पेपर क्लियर हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। मैंने कोई बड़े तीर नहीं मारे, आम इंसान था मैं, और आम इंसान ही बनते हैं। आम जेहे मुंडे ही ने खास बनते, ठीक है, आम बंदे ही खास बनते हैं आगे जाके, कोई खास पैदा नहीं होता। तो आप भी आम हो और आपकी खास बनने की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। किसी को देख के अपने आप को डाउन मत करो, उसको देख के कुछ सीखो। एक पर्टिकुलर गुरु मत रखो कि मैं इसी से सीखूंगा। हर बंदे से, हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। इवन कि नेगेटिव इंसान से आप कुछ सीख सकते हो। जिससे सीखने को मिले सीखो।
चुप होकर सीखो या पूछ के सीखो, मगर सीखो और अपनी लाइफ की जर्नी में इसको इम्प्लीमेंट करो और आगे चलते चलो। अपने लाइफ के घोड़े दौड़ाते जाओ और लाइफ पार करते जाओ, सब कुछ ईजी हो जाएगा, बस निष्काम कर्म करो। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तू निष्काम कर्म कर। जब वो मैदान में खड़ा है, मतलब आप यूपीएससी एस्पिरेंट उस चीज़ से रिलेट करो, उसके बाद डाउट सेशन लेंगे, ठीक है, जो भी आपको कोई क्वेश्चन होंगे। देखो जब कुरुक्षेत्र का मैदान है, इस चीज़ को सेकुलर स्टोरी की तरह लो, किसी रिलीजन से एसोसिएट मत करो। एक मैदान है, उस मैदान में सारी सेनाएं दोनों टाइप खड़ी हैं, मतलब एक साइड आपका सी साइड है, एक साइड आपका GS1 है, बीच में है आप अर्जुन और आपका गुरु श्री कृष्ण, ठीक है, और आपको दोनों पेपर पास करने हैं। एक में आप एक से आपने लड़ना और दूसरे को आपने हराना है। एक साइड GS1 है और दूसरी साइड सी साइड है, बीच में आप और आपके टीचर्स खड़े हो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं कैसे मार सकता हूँ इन बंदों को जो मेरे अपने हैं, मैं क्यों मारूं इन बंदों को। तो कृष्ण क्या बोलते हैं उसको, बोलते पुत्र यही चीज़ तुझे आगे सक्सेस देगी, और यही चीज़ धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध का मतलब ये नहीं था कि हिंदू धर्म के लिए या फलाने धर्म के लिए, नहीं, धर्म युद्ध का मतलब था कि आप चीज़ को कर रहे हो फॉर द राइट कॉज, वो राइट कॉज बन जाता है। देखो पांडवों को, जब पांडव को निकाला गया, कहाँ से, अपने घर से निकाल दिए गए, उनमें क्या थी, जलन थी, ईर्ष्या थी। जैसे आप स्टार्ट करते हो, जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, किसी ने आपको गाली दी होगी, कोई आपको छोड़ के चला गया होगा, आपके पेरेंट्स का आपके भरोसा नहीं होगा, टीचर से गालियाँ पड़ गई होंगी, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। सेम पांडवों के साथ भी हुई। उनमें भी कौन सी भावना थी, रिवेंज की। वो क्या बोल रहे थे, कौरवों को तो मार के ही दम लेंगे। लॉजिक सही नहीं ना था, लॉजिक कौरवों को मारना था, ना कि सही रास्ते पे चलना। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपका लॉजिक भी सेम ही रहेगा। क्या लॉजिक रहेगा आपका, कि मैंने इससे बदला लेना है। मगर जैसे जैसे आपको एक अच्छा टीचर मिलता है, जैसे जैसे आप आगे अपनी जर्नी को बढ़ाना स्टार्ट करते हो, आपके इलॉजिकल चीज़ें लॉजिकल चीज़ों में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो चीज़ तू करने जा रहा है, ये फॉर द राइट एक्शन है, ये राइट कॉज है, और इसी राइट कॉज पे तुम्हें चलना है। तो उस टाइम वो कौरवों को इस चीज़ के लिए नहीं मार रहा था कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, वो उस चीज़ को इस तरीके से देखता है कि ये ग्रेटर गुड के लिए है, ये ज़्यादा लोगों का भला करेगा एज कम्पेयर टू अगर ये जिंदा रहेंगे तो। और ये चीज़ हो गई, धर्म युद्ध खत्म हुआ और उनको मिला। सेम आपकी जर्नी भी ऐसी स्टार्ट होती है, कन्फ्यूजन से, रिवेंज से। मगर जैसे जैसे आप इस जर्नी में बढ़ते जाते हो, आप चीज़ों को सीखते हो, आपकी विजडम बढ़ती है, आप सही और गलत में अंतर करना सीखते हो। और यही जो अंतर है, ये आपको चैंपियन बनाता है। लास्ट चीज़, इकबाल बोलता है, मैं पापा के साथ खेत में खड़ा था, पापा इतनी मेहनत किया करनी है, इतनी मेहनत कैसे होगी। मैं पापा के साथ खेत में चला जाता था, काम करवाने नहीं जाता था, उनके साथ जाता था, काम मेरे पापा करते थे, ठीक है। कभी कभी कर लेते थे, माँ को बॉडी कर लेते थे, वो बाइक लेते थे, पल्सिस, माँ क्या बोलते हैं माँ को इंग्लिश में, माँ की दाल सुनी है ना, खाई होगी ना, क्या पता जो आपने खाई हो वो हमारे खेत से आई हो। उस पर बाइक चलाता था, बाइक को कट मारता था, पापा बोलते देख देख मुड़ा के कट मारा है, ठीक है। तो पापा के साथ मेरा फ्रेंडली नेचर है, हमारा कभी बाप बेटे वाला रिश्ता रहा ही नहीं, दोस्त और बेटे वाला रिश्ता था, और सेम मम्मा के साथ भी। तो ठीक था, फ्रेंडली था, हर चीज़ डिस्कस करता था, उनसे सुनता था, कोई भी चीज़ उनसे छुपाता नहीं था। जब चीज़ हुई, मैं पापा के साथ खेत में हूँ, तो मैंने बोला इतनी मेहनत कैसे होगी। बोलते बेटा एक बात सुन, बोलता पापा बोलते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत कर लो कि ऊपर वाला नीचे आपको पूछे कि बोल बेटा तुझे चाहिए क्या। और ये चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई, और मेरी इंस्पिरेशन कोई IAS ऑफिसर या फलाना या वो नहीं था, मेरे पेरेंट्स मेरी इंस्पिरेशन थे, मेरी सिचुएशन मेरी इंस्पिरेशन थी, मेरे दोस्त मेरी इंस्पिरेशन थे। इंस्पिरेशन आप अपने आप से खुद को, कोई बड़े लोगों के साथ रिलेट मत करो अपने आप को, हमेशा आपको कम ही लगेगा। जब आप अपने आप को अपने जैसों से रिलेट करते हो, उन लोगों के अच्छे के लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है। हो गया, डाउट सेशन लेंगे। जय हिंद।